दतुन पतय बेच बेच पढ़ै लो लिखै लो, तो केरे बेटा कर लो सयान, तो भेले इसके गुलाम। तो मोबाइल का गुलाम नहीं बनना है हम लोगों को, मोबाइल को अपना गुलाम बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। एक सवाल पूछूं मैं आप लोगों से कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर आया कहाँ से है? शायद आपके पास आंसर नहीं होगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पर सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा। अब यदि आप 11th क्लास में हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में A to Z जान लेते हैं कि NCERT में क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। यदि हम लोग स्टेन का इस्तेमाल ना करें, यदि हम लोग एक स्टेन का इस्तेमाल ना करें और डायरेक्टली यदि माइक्रोस्कोप से देखें सेल के अंदर, तो हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्लाइड होता है, सेल लेते हैं, है ना, प्लांट या तो फिर एनिमल सेल जो भी है ना, और फिर वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग स्टेन का यूज़ करते हैं। उस स्टेन को हम लोग बोलते हैं जेनस ग्रीन बी। जेनस ग्रीन बी स्टेन मतलब एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको उसमें स्लाइड में डालना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम लोग को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो भाई क्या बोले ना कि माइटोकॉन्ड्रिया तब तक नहीं दिखेगा, है ना, जब तक उसमें हम लोग एक स्टेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस स्टेन का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और स्टेन बाई जीनस ग्रीन बी। जीनस ग्रीन बी स्टेन जो होता है ना, उसी के मदद से वो क्या होता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, उसको देख सकते हैं। मेरे भाई यदि बात करें इसके, है ना, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो भाई बोले ना माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, सो वो ऐसा साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब हवा के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। हवा के प्रेजेंस में यदि होगा तो वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ पर बनता है एनर्जी एटीपी के रूप में, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब एटीपी क्या है, तो एटीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन, है ना, ट्राइफॉस्फेट। अब भाई थोड़ा सा और आगे इससे बढ़ के बात करें तो एटीपी के बारे में, और तो जब एनर्जी बनता है ना, तो जो एनर्जी सेल के अंदर काम करने के लिए ज़रूरी होता है वो यूज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहता है वो स्टोर हो जाता है एनर्जी पैकेट के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं एटीपी। क्या बनता है, एटीपी। तो कैसे होता है एक झलक देख लेते हैं। फूड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आप बोलोगे ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, रिएक्शन होता है उसके साथ और ग्लाइकोलाइसिस बनता है। ग्लाइकोलाइसिस बनने के बाद फिर वो बन जाता है पायरूवेट। जब इस प्रोसेस ऐसा हो रहा होता है तो वहाँ पर कुछ एटीपी में फॉर्म में एनर्जी बन जाता है और रिलीज हो जाता है। फाइनली जो पायरूवेट होता है वो कहाँ पर जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण रूप से हवा के प्रेजेंस में उसका एनर्जी बनने का काम होता है, या तो बोल सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये जो पायरूवेट रहता है वो उससे 36 एटीपी एनर्जी बनता है। कितना बनता है, 36 एटीपी एनर्जी बनता है। वाटर बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर बनता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम हो रहा होता है। आगे बात करें यदि इसके अंदर, तो भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके अंदर का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आप लोगों को, जो ऐसा घुमावदार है, और जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब इसमें, है ना, क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। मतलब कुछ डबल स्ट्रैंड करने का मतलब कुछ ऐसा होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड,
और यहाँ पर ये फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डेंस एकदम घना फ्लूइड के जैसा मटेरियल होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसमें 70S टाइप का राइबोसोम इस मैट्रिक्स में तैरते हुए देखने को मिलता है और इसमें RNA होता है ना। अब थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं डिटेल में बात। भाई यहाँ बात करें ना एक और टर्म का, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्या होता है? यहाँ जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, उसमें ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, उंगली के जैसा, या तो बोल सकते हैं बाल के जैसा, हेयर के जैसा, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीसोम। और ऑक्सीसोम जो होता है सो ATP बनने में मदद करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने में मदद करता है। और यदि आगे की बात करें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है वहाँ पर क्रेब साइकिल होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्रेब साइकिल क्या है? चेन ऑफ रिएक्शन वहाँ पर होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं, है ना, कुछ और बातें। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है, दो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है, दो मेम्ब्रेन से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है ना। और वो जो दो मेम्ब्रेन होता है वो कौन होता है? आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन रहता है। और दोनों जो रहता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, वो सेपरेट रहता है ना लूमेन से। क्या बोले ना कि जो बाहर का मेम्ब्रेन है और अंदर के मेम्ब्रेन रहता है, उसके बीच में होता है लूमेन, एक पदार्थ होता है ना, एंजाइम के जैसा, है ना, कुछ लूमेन ऐसा होता है। तो जब सेपरेटेड रहता है लूमेन के द्वारा तो वहाँ पर दो कंपार्टमेंट बनता है, एक तो आउटर कंपार्टमेंट और एक तो इनर कंपार्टमेंट। ये हो गया यहाँ पर आउटर कंपार्टमेंट, और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाला जो पार्ट बच गया वो कहलाता है इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट आउटर मेम्ब्रेन के बाद होता है और इनर मेम्ब्रेन के पहले होता है आउटर कंपार्टमेंट। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो होता है इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, इतना तो समझ आया। अब देखिए यहाँ पर जो इनर कंपार्टमेंट रहता है ना, वो घना डेंस होमोजीनियस सबस्टांस होता है, मतलब देखने से यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस सबस्टांस होता है ना, और उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। यदि देखिएगा ना यहाँ पर, है ना, इसमें कहाँ पर इनर कंपार्टमेंट में एकदम घना लिक्विड जैसा रहता है कुछ, है ना, घना सा रहता है, होमोजीनियस सबस्टांस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है, याद रखिएगा, जो बाहर का मेम्ब्रेन है ना, किसका? जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो कम परमिएबल होता है। बाहर का जो मेम्ब्रेन रहता है ना, बाहर का मेम्ब्रेन रहता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है इनर मेम्ब्रेन के तुलना में। जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो कुछ ज़्यादा ही पार्टिकल्स को अंदर आने देता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो काफ़ी कम परमिएबल होता है ना, आउटर मेम्ब्रेन के तुलना में। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में देखा जाए कि ज़्यादा परमिएबल कौन है, तो इनर जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही कम परमिएबल होता है आउटर मेम्ब्रेन के तुलना में। आउटर मेम्ब्रेन समझो कि भाई किसी भी मटेरियल को हो सकता है कि आने दे, कुछ ही को रोक देता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही आने के लिए अलाउ करता है। तो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होता है आउटर मेम्ब्रेन के तुलना में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन रहता है ना, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग जो बना हुआ रहता है, इनर मेम्ब्रेन में, है ना, क्या होता है, ऐसा इनफोल्डिंग जो बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं क्रिस्टे, है ना। और वो क्या रहता है, मैट्रिक्स के आसपास रहता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसके आसपास रहता है, और उस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बताएं आप लोगों को कि इनर जो मेम्ब्रेन है ना उसके आसपास ऐसा, है ना, फैला हुआ रहता है। जो अंदर के जो सरफेस है इनर मेम्ब्रेन का, उसके सरफेस को बढ़ा देता है ताकि रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके। और दो मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसमें अपना अपना स्पेसिफिक खास एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग काम करने में हेल्प करता है। क्या बोले ना
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर कंपार्टमेंट होता है, आउटर कंपार्टमेंट होता है, उसमें अलग अलग तरह का एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग काम करने में हेल्प करता है। यदि बात करें आगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो ये डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिकल है ना एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर जिस तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर प्रेजेंस होगा। यदि उस सेल को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगा। यदि उस सेल के अंदर ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है क्षमता कि वो खुद से डिवाइड हो करके नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सके। ठीक है, अब दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एटीपी के फॉर्म में, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, पावर हाउस क्या होता है, जहाँ से है जहाँ पर एनर्जी बनता है। जैसे बोले ना कि हम लोग के पास बिजली कहाँ से आता है, झारखंड में बोकारो से आता है, कोडरमा से आ सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ऊर्जा जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, बनता है और वहाँ से क्या होता है पूरा झारखंड में जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है और पूरा सेल में जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब भाई इसके बारे में है ना थोड़ा जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ना कि दे वेयर वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। एक समय जो है ना, सो जो माइटोकॉन्ड्रिया और फिर क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रोकैरियोट हुआ करता था, है ना। दे कन्वर्टेड, है ना, इनटू ऑर्गेनेल थ्रू द इंडोसिम्बियोसिस। क्या हो रहा है कि ये जो है ना, सो क्या बन गया, है ना, ऑर्गेनेल्स बन गया, कोशिका का अंग बन गया, कोशिका के अंदर आ गया। किस प्रोसेस से, इंडोसिम्बियोसिस के प्रोसेस से। इंडोसिम्बियोसिस क्या होता है ना, बोले ना इंडोसिम्बियोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब पहले समझिए। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। सेल जो होता है ना, सो दूसरे सेल को खा लेता है, अंदर ले लेता है, उसे बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और इंडोसिम्बियोसिस का मतलब ये होता है, इम्बोसिम्बियोसिस का मतलब ये होता है कि एक सेल दूसरे सेल को अंदर यदि लिया, अंदर यदि बॉडी के अंदर ले लिया, खा लिया, तो भाई ये सेल जो रहता है दूसरा सेल उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, पहले वाला सेल डाइजेस्ट नहीं करता है, उसके अंदर जा कर के ये इसको क्या करता है, इसको रहने के लिए जगह दिया। ये जो सेल है इसको रहने के लिए जगह दिया और ये जो सेल है बदले में इसको कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है जो दोनों को फायदा होता है ना। तो ये सिम्बियोसिस कहलाता है ना। और ये अंदर हो रहा है सेल के अंदर, इसलिए बोलते हैं इंडोसिम्बियोसिस। तो इंडोसिम्बियोसिस के प्रोसेस से ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बना है। पहले ये हुआ करता था प्रोकैरियोट्स। क्या हुआ करता था, प्रोकैरियोट्स हुआ करता था। चलिए अब कैसे हुआ है वो समझ लेते हैं। क्या हुआ ना कि पहले था क्या, है ना, पहले जो था ना, सो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था। क्या था, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल था, है ना। वो क्या किया ना, एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ मतलब अंदर ले लिया, खा लिया, है ना। जब इसके अंदर गया तो ये जो प्रिमिटिव एनारोबिक प्रिमिटिव एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल था, यूकैरियोटिक बोल रहे हैं मतलब न्यूक्लियस उसके अंदर डेवलप था। वो पहले क्या करता था, है ना, हवा के एब्सेंस में, मतलब उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता था। तो वहाँ पर क्या था ना कि प्रिमिटिव, उसको बोल दिया गया प्रिमिटिव एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल पहले था। अब जैसे ही एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, अपने बॉडी के अंदर लिया, तो क्या बन गया,
एरोबिक यूकैरियोटिक सेल बन गया। फिर ध्यान से सुनिएगा भाई, पहले क्या था ना, पहले यूकैरियोटिक सेल तो था लेकिन एनारोबिक था। जब एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया, खा लिया, तो इसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसके अंदर जा कर के ये जो एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है वो खास काम करने लगा। खास काम क्या करने लगा कि पहले हो रहा था इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था हवा के एब्सेंस में। अब क्या करने लगा ना कि देखा कि भाई इसके अंदर जब वो गया ना, कौन, एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, तो डाइजेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा उसके अंदर है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रेस्पिरेशन करने लगा, जिसके वजह से उसमें ज़्यादा एनर्जी आने लगा। अब किसी की बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आ रहा है तो उसको वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा ना भाई। तो क्या कर लिया, वो अपने पास रख लिया उसको। तो क्या कर रहा था, है ना, हो क्या रहा था यहाँ पर कि जो एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, है ना, वो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करने में मदद कर रहा था क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहा था। किसको, है ना, प्रिमिटिव जो एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल था पहले उसको, और बदले में जो प्रिमिटिव एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल है वो एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को रहने का जगह दे रहा था। तो दोनों में क्या एक रिलेशन बन गया, और जब रिलेशन अच्छा बन जाता है तो रिलेशन काफ़ी समय तक चलता है। तो रिलेशन काफ़ी समय तक चलता रहा, जनरेशन बाय जनरेशन। ऐसा ही देखने को मिला कि भाई उसमें क्या हो रहा है ना, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल बन गया। वो क्या बन गया, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल बन गया, मतलब हवा के प्रेजेंस में, है ना, वो रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है और क्लोरोप्लास्ट है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल विद इन द सेल। क्या कहते हैं, क्योंकि एक सेल पहले था और दूसरे सेल को अपने अंदर ले लिया, तो सेल विद इन द सेल, सेल के अंदर सेल को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, सेल विद इन द सेल। सेल के अंदर सेल के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को और फिर क्लोरोप्लास्ट को। अब ये क्या होता है ना, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अच्छा, सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ऑटोनोमस मतलब खुद से वो काम करने वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक तरीके से ऐसा सिस्टम बन गया कि भाई जो ऑर्गेनेल्स है ना, जो ऑर्गेनेल्स है वो कुछ काम खुद से कर रहा है, और कुछ जो काम है ना, वो और दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है उसके मदद से कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या था, है ना, पहले जो था सो आपको बताएं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो है ना, सो पहले क्या था कि एरोबिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, और ये था क्या, प्रिमिटिव एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल था। अब जब दोनों एक दूसरे के अंदर आ गया तो क्या हो गया, इसके अंदर एक स्पेसिफिक तरह का सिस्टम बन गया, है ना। उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ ना कि डबल मेम्ब्रेन आ गया। अरे सेल है, एक सेल है, उसका सेल मेम्ब्रेन होगा। अब एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर दूसरा सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, तो भाई इसके अंदर क्या बन गया, डबल सेल मेम्ब्रेन बन गया, है ना। तो डबल सेल मेम्ब्रेन का फिर इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ। अब क्या हुआ, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसमें पहले था एंसेस्ट्रल यूकैरियोट, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या हुआ उसके बाद, है ना, न्यूक्लियस फॉर्म हुआ। कैसे न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, है ना, तो बोला ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके इनफोल्डिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, है ना, कि ये बन गया क्या, न्यूक्लियस बना, है ना। उसके बाद फिर जो साइनोबैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया है ना, वो इसके अंदर आया, और सेल क्या हुआ, इसके अंदर इनगल्फ हुआ। सेल जो था पहले, है ना, उसमें जो साइनोबैक्टीरिया है और फिर एरोबिक बैक्टीरिया है ना, उसको भी वो क्या किया, अपने सेल के अंदर लिया। तो फिर उसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इंडोसिम्बियोसिस, मतलब सेल को अपने अंदर ले लेना, खा लेना। लेकिन वो जब सेल को अंदर लेता है, खा लेता है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। उससे वजह से क्या हो जाता है, नया तरह का सेल इवॉल्व होता है ना, अलग अलग जनरेशन में बीतने के बाद। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, है ना, एक ऐसा सेल बना जो फोटोसिंथेटिक और फिर एरोबिक तो था ही था, है ना, यूकैरियोट भी था।
तो आज यहीं पर रखते हैं क्लास को एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई साहब